अचानक चारों तरफ जेन जी का शोर सुनाई दे रहा है। मोदी और राहुल इनकी ही बात कर रहे हैं। इन युवाओं के पास ऐसा क्या है जिसने सबको इनकी तरफ मोड़ दिया है? ये वोटों का लालच है, ये बदली हुई राजनीति है, या कुछ और? कैसे जेनजी ने ही सबको बदलने पर मजबूर कर दिया है? जेनजी को लेकर राहुल गांधी और मोदी के अप्रोच में फर्क क्या है? मोदी एक तरफा संवाद करते हैं, राहुल गांधी जेनजी के हाथ में माइक थमा देते हैं, लेकिन आगे क्या? आज इसी पर होगी बात। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी के छात्रों के बीच पहुंचे और आज ही प्रयागराज में राहुल गांधी ने हजारों छात्रों के बीच छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया। एक प्रधानमंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष, दो नेता, दो अलग अलग मंच, दो अलग तरह के भाषण, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी। मोदी ने कहा, देश का युवा जितना सशक्त होगा, देश उतना ही सशक्त होगा। राहुल गांधी बोले, युवा भारत की शक्ति है, भारत की शान है, भारत की ताकत है। और खास बात यह कि दोनों ने आखिर में जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधे पर ही डाल दी। मोदी ने कहा, सवाल उठाइए, लेकिन सवाल पूछकर मत रुकिए, समाधान भी खोजिए। राहुल गांधी के कार्यक्रम में संदेश चल रहा था, सुझाव दो, समाधान बताओ। तो छात्र शक्ति भी है, छात्र शान भी है, छात्र देश का भविष्य भी है, और सवाल का जवाब भी छात्र ही खोजेगा। फिर राजनीति क्या करेगी? आज हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रुककर यह समझिए कि अचानक आज प्रधानमंत्री से लेकर नेता विपक्ष, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक, सबकी राजनीति में इतना जेनजी क्यों हो रहा है? अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में जेनजी की आबादी करीब 36 करोड़ से 40 करोड़ के बीच है। 2029 तक, यानी अगले लोकसभा चुनाव तक 40 करोड़ जेनजी वोटर्स चुनावी राजनीति में हिस्सा लेंगे। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये वो पीढ़ी है जिसका मूड अगर बदलता है तो चुनाव का गणित भी बदल जाएगा। लेकिन आज की कहानी जेनजी की संख्या से ज्यादा नेताओं की जेनजी को देखने की नजर की है। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में गए। नई एआई पावर्ड सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी परम प्रज्ञा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने छात्रों को क्यूरियोसिटी बनाए रखने को कहा, नई टेक्नोलॉजी सीखते रहने की बात कही। रिसर्च, सेमीकंडक्टर, स्पेस, ड्रोन, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर गिनाए। 1 लाख करोड़ रुपए तक रिसर्च फंडिंग की व्यवस्था का भी जिक्र किया। वही फंडिंग जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। और इसी फंडिंग पर हमने एक विशेष शो किया है। आप चाहें तो आप उसका लिंक देख सकते हैं। ये काफ़ी विस्तार से की हुई रिपोर्ट है। हालांकि प्रधानमंत्री ने माना कि रिसर्च के मामले में अभी भारत को लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन लंबी दूरी की भी कोई सीमा होती है। अगर भारत रिसर्च पर यानी R&D पर जीडीपी का 0.6% खर्च करेगा तो वो चीन के 3% तक कब पहुंचेगा? भारत इस रेस में दरअसल कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार ली जाती हैं, उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, सवाल पूछिए। वो खुद बोल रहे हैं, लेकिन सवाल पूछकर रुकिए मत, समाधान खोजने का भी साहस रखिए। बात सुनने में अच्छी लगती है, और आईआईटी का छात्र कठिन और जटिल समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो और कौन करेगा? लेकिन कहीं एक छोटा सा फर्क समझना जरूरी है। तकनीकी समस्या का सलूशन आईआईटी का इंजीनियर खोज सकता है, लेकिन बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती में देरी, भर्ती में घोटाला, कमजोर रिसर्च फंडिंग, खराब सरकारी व्यवस्था और पॉलिसी फेलियर का सलूशन सिर्फ छात्र की जिम्मेदारी कैसे हो सकती है? आईआईटी का छात्र बेहतर बैटरी बनाए, बेहतर चिप बनाए, एआई मॉडल बनाए, नई दवा बनाए, बिल्कुल बनाए, बन सकती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें उसकी रिसर्च को पैसा मिले, जिसमें नौकरी पैदा हो,
जिसमें परीक्षा ईमानदारी से हो, जिसमें यूनिवर्सिटी स्वतंत्र रहे, जिसमें रिसर्चर को देश छोड़कर बाहर न जाना पड़े, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। यानी सरकार युवाओं को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहती है, लेकिन अपनी समस्याओं का इलाज सरकार के पास है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इसी आईआईटी के भाषण में एक वाक्य आया, इस पर ध्यान दीजिएगा, जिसने एक बिल्कुल अलग किस्म का सवाल खड़ा किया। प्रधानमंत्री छात्रों से बात कर रहे थे, उनकी भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके मन में कुछ न कुछ चल रहा होगा। फिर मुस्कुराकर वो बोले, मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। इस पर छात्र हंसे भी, लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर देखें तो पता चलता है कि हंसने की बात नहीं है। ये बात आईआईटी जैसे संस्थान के मंच से कही गई, जिसकी बुनियाद ही विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए डाली गई। जिस संस्था का पूरा अस्तित्व ऑब्जर्वेशन, एविडेंस, एक्सपेरिमेंट और सवाल पर खड़ा हो, वहाँ ऐसे किसी बाबा का रेफरेंस आता है जिसकी सार्वजनिक पहचान लोगों के मन में ऐसी है जो अंधविश्वास से जुड़ी है, जो ये बताती है कि वो आगे की बातें बता सकता है, तो सवाल तो उठेगा। हमारा संविधान आर्टिकल 51AH हर नागरिक से साइंटिफिक टेम्पर, मानवता और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी विकसित करने की बात करता है। ऐसे में आईआईटी में कोई छात्र अगर प्रधानमंत्री से मजाक में पूछ दे कि किसी बाबा के माइंड रीडिंग क्लेम का वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, तो वो छात्र प्रधानमंत्री की कुछ मिनट पहले दी गई सलाह पर अमल कर रहा होगा कि बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकार मत करो, उसे परखो। और यहीं दिल्ली से प्रयागराज का रास्ता खुलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आईआईटी में युवाओं से कहते हैं कि सवाल पहचानो और सलूशन खोजो। प्रयागराज में राहुल गांधी ने पहले युवाओं के सवाल सुनने की कोशिश की। उनके कार्यक्रम की सबसे नोटिसेबल चीज़ भाषण से पहले ही दिखाई देने लगी। वहाँ मौजूद छात्रों में बड़ी ऊर्जा थी, बड़ी एनर्जी थी। राहुल कोई बात कहते, छात्रों को पसंद आती तो ज़ोरदार प्रतिक्रियाएं होती, तालियां बजती, नारे लगते, शोर मचता। मंच और ऑडियंस के बीच लगातार एक तालमेल बना रहा, एक रिस्पॉन्स चलता रहा। और राहुल सिर्फ भाषण नहीं देते रहे, मोनोलॉग यानी सिर्फ अपने मन की बात नहीं करते रहे। उन्होंने छात्रों को मंच पर बुलाया, उन्हें माइक दिया, उनसे उनकी कहानी सुनाने को कहा। ये एक बड़ा बदलाव है। एक छात्र ने बताया कि 10 घंटे ब्लिंकिट में काम करने के बाद वो पढ़ाई करता है। एक और ने कहा कि 2018 से वो शिक्षक बनने का इंतजार कर रहा है। किसी ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला न मिलने का सवाल उठाया। किसी ने सालों की तैयारी के बाद पेपर लीक होने पर मानसिक तनाव की बात की, जिससे उसके घर वाले भी उद्वेलित हैं। एक छात्र बात करते करते लड़खड़ाया तो राहुल गांधी ने उसकी हिम्मत बांधी, कहा घबराओ मत, अपनी बात रखो, मैं भी पहले ऐसे ही लड़खड़ाता था। राजनीतिक रूप से राहुल गांधी ने यहाँ एक काम मोदी से अलग किया। मोदी ने युवाओं को बताया कि देश उनसे क्या चाहता है। राहुल गांधी ने मंच पर युवाओं से पूछा कि सिस्टम उनके साथ क्या कर रहा है। और राहुल गांधी के लिए किसी एक आम आदमी की कहानी के जरिए बड़े राजनीतिक सवाल सामने रखने का तरीका नया नहीं है। 2008 में विदर्भ की कलावती देश भर में चर्चा का विषय बनी। किसान पति की आत्महत्या के बाद 9 बच्चों की परवरिश कर रही कलावती से राहुल मिले और बाद में संसद में उनकी जिंदगी का जिक्र किया। वो मिलेनियल्स को साथ लाने की कोशिश थी, यानी जेनजी से ठीक पहले वाली पीढ़ी। अब वो जोड़ना चाहते हैं जेनजी को। 18 साल बाद राहुल गांधी 27 साल की रिया अहीर के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो जेनजी आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बनी है। यानी 2008 में केंद्र में ग्रामीण भारत का संकट था। 2026 में राहुल की राजनीति का नया दरवाज़ा
बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम से नाराज युवा खोल रहे हैं। और शायद इसलिए प्रयागराज में राहुल ने इस पूरी बेचैनी को 3 शब्दों में बांधा: दर्द, डेटा और दौलत। उनका तर्क यह रहा कि दर्द युवाओं का है, डेटा युवाओं का है, लेकिन आर्थिक ताकत और दौलत कुछ हाथों में जमा होती जा रही है। राहुल के दावों को सरकार के ही आंकड़ों पर कसें तो उनकी बात में दम दिखाई देता है। सरकार ने अपने PLFS 2025 सर्वे में कहा कि 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 9.9% है। यानी पूरी आबादी की बेरोजगारी दर के मुकाबले युवाओं में बेरोजगारी 3 गुना ज़्यादा है। 2024 के ILO IHD इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में पाया गया कि 2022 में देश के बेरोजगार लोगों में करीब 83% युवा थे और बेरोजगार युवाओं में सेकेंडरी या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की हिस्सेदारी, जो साल 2000 में 35% थी, वो अब बढ़कर 66% हो गई है। ये आंकड़ा बहुत कुछ बताता है। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही, समस्या ये भी है कि पढ़ाई बढ़ रही है लेकिन पढ़ाई के अनुपात में अवसर नहीं बढ़ रहे। ये युवाओं का वो दर्द है जिसका जिक्र राहुल ने किया। राहुल ने डेटा को ताकत तो बताया, लेकिन इस डेटा का इस्तेमाल जहां युवा कर रहे हैं उसे नशा कहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का युवा दिन में लगभग 7 घंटे मोबाइल फोन स्क्रॉल करते हुए सोशल मीडिया पर बिता देता है। अलग अलग आंकड़े बताते हैं कि भारत में 15 से 29 साल के 10 से 11 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो ये युवा कर क्या रहे हैं? जाहिर है ये युवा 7-7 घंटे रील्स देख रहे हैं। राहुल गांधी का तीसरा शब्द था दौलत, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि भारत की दौलत सिमटकर मुट्ठी भर लोगों के हाथों में चली गई है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिसर्च के मुताबिक 2022-2023 में भारत के अमीर 1% लोगों के पास देश की करीब 40% दौलत थी और राष्ट्रीय आय में उनकी हिस्सेदारी उस साल करीब 22.6% थी। यानी देश की दौलत का बड़ा हिस्सा वाकई में मुट्ठी भर लोगों के बीच सिमट चुका है। भारत में इस समय 21 अमीरों के पास कुल मिलाकर देश की 70 करोड़ जनता से ज़्यादा पैसा है। यानी ये डेटा बताता है कि दौलत बहुत तेज़ी से ऊपर के एक छोटे हिस्से में जमा हो रही है। इसलिए दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत उनकी एक असरदार पॉलिटिकल लाइन बन जाती है, क्योंकि उसके पीछे 2 वास्तविक बेचैनियां मौजूद हैं। एक तरफ पढ़े लिखे युवाओं की नौकरी की चिंता, दूसरी तरफ युवाओं के ही डेटा का इस्तेमाल करके बेहिसाब दौलत जमा करते कुछ लोग। और शायद इसी वजह से प्रयागराज में राहुल गांधी को सुनने आई भीड़ सिर्फ भाषण सुनने नहीं आई, वो अपनी कहानी सुनने आई, अपने जैसे और दूसरे लोगों की कहानी सुनने आई। कांग्रेस अब इसी छात्रों की गूंज अभियान को और फैलाना चाहती है। कार्यक्रम में 250 शहरों में छात्रों की गूंज पार्क बनाने की योजना भी सामने आई है, जहां छात्र अपनी बात, सुझाव और समस्याएं रख सकें। 250 शहरों में अगर सच में ऐसी जगह बने जहां पार्टी के नेता भाषण देकर चले न जाएं, बल्कि छात्र अपनी समस्याएं दर्ज करा सकें, तो उसका रिकॉर्ड बने, उस पर फॉलोअप हो, अलग मतलब होगा इस बात का। लेकिन यहाँ राहुल गांधी से भी वही सवाल पूछा जाना चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी से पूछा। समाधान आखिर युवा ही क्यों बनाएं? युवा सजेशन देगा, अपनी तकलीफ बताएगा, गलत पॉलिसी की तरफ इशारा करेगा, लेकिन पेपर लीक रोकने का कानून छात्र नहीं लागू करेगा। भर्ती कैलेंडर छात्र नहीं चलाएगा। वैकेंसी समय पर निकले ये छात्र नहीं सुनिश्चित करेगा। यूनिवर्सिटी में ट्रांसपेरेंसी छात्र अकेला नहीं कर पाएगा और रोजगार पैदा करने की इकोनॉमिक पॉलिसी भी छात्र नहीं लिखेगा। लेकिन इस कार्यक्रम में एक बात और राहुल गांधी के पक्ष में जाती है, वो ये कि उन्होंने माइक अपने हाथ में नहीं रखा, उन्होंने छात्रों को भी माइक थमाया।
लेकिन आंदोलन की आवाज़ को पॉलिसी में बदलना ज़्यादा मुश्किल काम है और राजनीति शायद इस बात को इतिहास से जानती है। 1974 बिहार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। उसकी शुरुआत किसी बड़े राष्ट्रीय नेता ने नहीं की थी, वो शुरुआत छात्रों ने की। बाद में उन्हीं छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को बुलाया नेतृत्व करने के लिए। आंदोलन बिहार से निकला और राष्ट्रीय राजनीति पर छा गया। यानी छात्र आंदोलन कैंपस में पैदा हो सकता है, लेकिन उसका राजनीतिक असर कैंपस की बाउंड्री पर रुकता नहीं है। इसलिए सब जंदी के पीछे हैं, क्योंकि छात्र सिर्फ आने वाला वोटर नहीं है, वो अक्सर आने वाली राजनीतिक परेशानी का अर्ली वार्निंग सिस्टम भी होता है। उसके पास नौकरी नहीं है तो परिवार जानता है, उसका पेपर लीक होता है तो पूरा मोहल्ला जानता है, उस पर लाठी चलती है तो वीडियो लाखों फोन तक पहुंचता है, और उसकी नाराजगी किसी यूनिवर्सिटी नोटिस बोर्ड पर चिपक कर नहीं रह जाती। इसलिए युवाओं के लिए असली कसौटी ये नहीं होगी कि कौन नेता उनके बीच ज़्यादा रील्स बनाता है, कौन ज़्यादा जोर से युवाओं को देश की शक्ति और शान कहता है, बल्कि असली कसौटी ये होगी कि कौन उनकी आवाज़ सुनने के बाद अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। आज इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमने 2 भाषणों की तुलना की है। चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकॉन दबाएंगे तभी आपको पता चलेगा हमारा अगला वीडियो कब आ रहा है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे कहिए कि वो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। धन्यवाद।